आज हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पर ITR 1 कैसे फाइल करनी है। दोस्तों, पिछली वेबसाइट से लेकर इस वेबसाइट में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है, तो इस वीडियो में अपन डिटेल में एक एक पॉइंट में जाएंगे। हर एक पॉइंट को कवर करते हुए आपको बताएंगे ITR 1 कैसे फाइल करनी है। अगर आपको भी अपनी ITR फाइल करनी है तो आप ये वीडियो देखते हुए साथ साथ अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में अपन पूरा डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, तो उस वजह से ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा भी हो सकता है। तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ITR फाइल करते टाइम आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ITR फॉर्म 1 की, जो कि सैलरीड पर्सन के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट का पुराना लिंक, जो कि अब काम करना बंद कर दिया है। अगर इस लिंक को आप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं नया लिंक ओपन हो जाता है incometax.gov.in, यानी कि आप रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं इस लिंक के ऊपर। तो आपको इसके ऊपर अब की बार अपनी रिटर्न भरनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने ये ओपन कर रखा है। तो अब से आपको ITR के अलावा जो भी काम उस वेबसाइट पर होते थे, वो सारे काम अब इस वेबसाइट पर होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है आकर। अगर आप पुरानी वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। आपका वही पुराना यूज़र ID और पुराना पासवर्ड ही एक्टिव रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इससे पहले आपने कभी भी रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप आ जाएंगे लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पर अपन अपना यूज़र ID डाल के लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपन ने यूज़र ID डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो अपन जल्दी से पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपन पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और डैशबोर्ड पे आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है 75% प्रोफाइल कंप्लीट है। बाकी ये प्रोफाइल आपको अगर कंप्लीट करनी है तो आप यहाँ पर अपडेट करके कर सकते हैं। अभी अपन इसको सिंपली स्किप कर देते हैं। अब देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ही पॉपअप आ रहा है, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो आप यहाँ से भी सिंपली क्लिक करके फाइल कर सकते हैं, या फिर आप इधर ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न वाला। यहाँ से आपको अब क्या करना है, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आ रहा है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में, तो यहाँ पर आपको इस बार ईजी करने के लिए बता दिया है करंट असेसमेंट ईयर जो है वो 21-22 है, इसकी आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस आपको ये सेलेक्ट करना है और आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। ऑनलाइन आपको रिटर्न फाइल करनी है या फिर ऑफलाइन रिटर्न फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न जो 1 और 4 होती है, ITR 1 और 4, इन दोनों का ही ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो इसको अपन ऑनलाइन फाइल करते हैं। ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो अपन कर लेते हैं ऑनलाइन पे सेलेक्ट और कर देते हैं प्रोसीड। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल स्टार्ट करी थी और आपने बीच में बंद कर दिया प्रोसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन का टाइम आ रहा है। ये जो सेशन है, एक बार लॉगिन करते हैं आप तो 40 मिनट तक चलता है। तो अगर आपने पहले रिटर्न फाइल स्टार्ट कर दिया था तो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, आप उसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वो कंटिन्यू नहीं करनी है तो सिंपली आप अपना स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अपन इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या फिर अदर हैं, तो अपन इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सिंपली अपन इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ITR फॉर्म आपको भरना है। जैसा कि आपको बताया, ऑनलाइन में ITR 1 और ITR 4 ही अवेलेबल होते हैं, तो आपके सामने 2 ही ऑप्शन आएंगे। अपन ITR 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ये कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। क्या कंडीशन है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल इनकम आपकी अगर 50 लाख तक होनी चाहिए। और इनकम में क्या क्या हो सकता है, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से इनकम। अदर सोर्सेज में क्या है, इंटरेस्ट की इनकम
या फिर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक की, 5,000 से एक्स्ट्रा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसमें से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और यहाँ पर आपको नीचे भी दे रखा है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डिंग करते हैं तो नहीं कर सकते आप ITR 1 फाइल। ये कंडीशन आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड विथ ITR 1 पे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा 3 स्टेप मिलेंगे। पहला है वैलिडेट योर रिटर्न, जो आपकी रिटर्न है इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका जो भी डेटा अवेलेबल है वो डेटा ये प्री फिल करके आपको दे देगा, तो आपको वो वैलिडेट करना है। ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा वो डाटा, आपको सिंपली उसको वैलिडेट करना है। सेकंड स्टेप में आपको कंफर्म योर रिटर्न समरी, रिटर्न समरी जो है उसको कंफर्म कर देना है और लास्ट में आपको वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख सकते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल कर सकें। फॉर्म 16 आपको रेडी रखना है, हाउस रेंट की रिसिप्ट आपको रेडी रखनी है, और कोई आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो वो डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। यहाँ पर आप व्यू मोर पे देख लेंगे और भी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जैसा कि फॉर्म 26 AS आपको रेडी रखना है। फॉर्म 26 AS कैसे डाउनलोड करते हैं उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फॉर्म 26 AS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको करना है बैंक स्टेटमेंट रेडी रखना है, आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब का स्टेटमेंट आपको रेडी रखना है। उसके बाद में हाउस लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने हाउस पे कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है। वो कहाँ पे मिलेगा, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन ले रखा है या जिस भी पार्टी से आपने लोन ले रखा है उससे आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में कोई आपने डोनेशन वगैरह किए हैं पूरे साल भर में तो आप उसका रिसिप्ट भी यहाँ पर रेडी रखेंगे। और नीचे जो है रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट अगर है एप्लीकेबल तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको रेडी रखने हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं। अब करते हैं अपन लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। अब आपके सामने 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको रीज़न देना पड़ेगा किस रीज़न से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पहला रीज़न है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम जो है वो आपकी ज़्यादा है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख रुपए होती है इंडिविजुअल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो 3 लाख होती है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख होती है, जो कि 80+ एज के होते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब जो पिछली बार से आपके सामने 3 नए ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर आते हैं। अगर आप इन कैटेगरी में भी आते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर आपने टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा अपने सारे करंट अकाउंट में मिलाकर, आपके पास जितने भी करंट अकाउंट हैं उन सब में मिलाकर अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है मनी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन ट्रैवल पे आप गए किसी फॉरेन कंट्री में, तो उस पर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया पूरे साल भर के अंदर, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। या फिर आप यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, 1 लाख से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ गया पूरे साल भर का, यानी 12 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा आ गया। अगर आपका 8 या 10 हज़ार से ऊपर बिल आता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नया पॉइंट ऐड किया गया है, अगर आपका साल भर का इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो 1 लाख से एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर इन 3 में से भी कोई कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो आप उसको टिक करके अपनी ITR फाइल करेंगे। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन तो आपको सेलेक्ट करना ही है अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो। और उसके अलावा भी आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे ही फाइल करना चाहते हैं तो आप सिंपली अदर पर टिक कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन। इसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया है वी हैव प्री फिल्ड योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि ITR पोर्टल पर, इनकम टैक्स पोर्टल पर जो भी अपनी डिटेल थी पैन कार्ड से रिलेटेड, तो उन्होंने जो वो है वो डिटेल को अपने आप फिल कर दिया है। अपने को क्या करना है, सिंपली कंफर्म करना है और आगे बढ़ते जाना है। इसको हटा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट पॉइंट के अंदर 5 स्टेप आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4, ये 5 जो पॉइंट थे ये आ गए हैं। इसमें से लेकिन एक्टिव जो है वो
पहला ही पॉइंट एक्टिव है, बाकी एक्टिव नहीं है। ये क्या किया गया है, इस बार से जो रिटर्न है वो आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी है। अगर आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आपके लिए सेकंड इनेबल होएगा, उसके बाद ही अगला ओपन होएगा। ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले क्या होता था, पहले आपके सामने डायरेक्ट टेबल आ जाती थी जिसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है, वो डिटेल डालो और सबमिट करो। उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था। तो इसमें क्या है, सिंपली प्रोसेस जो है वो अपना पॉइंट वाइज चलेगा और आगे बढ़ते जाएंगे अपन। तो चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो JSON फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन पहला टैब ओपन कर लेते हैं जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो, जितनी भी डिटेल इनकम टैक्स पोर्टल पर है वो प्री फिल होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आ गई है इसके पास ऑटोमेटिक। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस वो भी आ गया है, मोबाइल नंबर भी आ गया है, ईमेल एड्रेस भी आ गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो सिंपली एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन आ जाते हैं नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने का। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट करना है। अगर आप पेंशनर हैं, यानी आपकी इनकम का जो मेजर सोर्स है वो सिर्फ पेंशन से ही आता है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इनमें से अगर कुछ भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको अदर पे सेलेक्ट कर लेना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास फाइलिंग सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, किस सेक्शन के अंडर आपको रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। इसमें जो रिटर्न होती है वो ड्यू डेट से आप पहले फाइल करते हैं तो वो होती है। वैसे तो नॉर्मली जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार कोरोना पेंडेमिक के कारण और ये जो इनकम टैक्स का पोर्टल चेंज हुआ है इस कारण, तो आपकी जो ड्यू डेट है उसको अभी से ही बढ़ा दिया गया है, जिसको 30 सितंबर कर दिया है। 30 सितंबर 2021 आपकी ड्यू डेट है। अगर आप 30 सितंबर 2021 से पहले जो भी रिटर्न फाइल करेंगे वो आपकी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल होगी। बिलेटेड रिटर्न मतलब अगर आप वो जो डेट निकल जाने के बाद में 31 दिसंबर तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपकी रिटर्न जो है वो 139 सब सेक्शन 4 में फाइल होगी। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है सब सेक्शन 5 वाला, ये किस लिए, रिवाइज रिटर्न के लिए। अगर आपकी गलत रिटर्न भर जाती है तो आप उसको रिवाइज करते हैं, तो आपको इस केस के अंदर फाइल करनी है। और अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, सारी डेट्स निकल जाती है, उसके बाद में आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जो कि आता है सेक्शन 1192B के अंदर। तो अभी अपन जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो है ड्यू डेट के अंदर आता है टाइम, तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये जो नीचे ऑप्शन है फाइल इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और आपको नोटिस आ गया है तो आप उस नोटिस के रिप्लाई में अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन ओपन कर लेना है। ये ऑप्शन ओपन करते ही ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, ये ओपन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपके सामने 5 केस दे रखे हैं अलग अलग नोटिस के। अगर आपको जिस सेक्शन के अंदर नोटिस आया है तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आ जाएंगे अपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ये किस लिए है, अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। अभी अपन नॉर्मल ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अपना ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। ये नीचे वाला ऑप्शन भी सेम है, अगर आप रिटर्न जो है नोटिस के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नोटिस नंबर देना पड़ेगा। ये हो गए दोनों ऑप्शन क्लियर। उसके बाद ऑप्शन आता है सेक्शन 115BAC का। ये क्या है, इसमें अब एक नई टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके अंदर अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर तो आप इसको सेलेक्ट करके यस कर देंगे। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आप इसको नो कर देंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो आपको काफ़ी सारी डिडक्शंस नहीं मिलेगी। जैसा कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, आपको काफ़ी सारे अलाउंसेज अलाउड नहीं होंगे, ना ही आपको कोई डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइम अच्छा लगता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अपन इसको नहीं करेंगे, अपन जो रिटर्न है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर ही फाइल करेंगे, तो अपन इसको कर देते हैं नो। आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, उसके लिए आपको टैक्स कैलकुलेटर का फीचर मिल जाएगा इसी वेबसाइट पर, तो आप वहां पर जाकर अपना टैक्स कैलकुलेटर इजी स्टेप में कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन से टैक्स रिजाइम में आपका टैक्स कम आ रहा है। वो आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके देख लीजिएगा। ओल्ड भी एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक बार न्यू कर लीजिएगा। जिसमें आपका कम टैक्स आता है आप वो रिजाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है कि आपकी जो टैक्स की रेट्स हैं वो थोड़ी कम है,
टैक्स की रेट कम होने के साथ साथ क्या है कि उसमें काफ़ी सारे डिडक्शंस और काफ़ी सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इसकी टैक्स रेट जो है वो थोड़ी कम रखी गई है। अगर आपको अलाउंसेस और डिडक्शंस नहीं लेनी है तो आप न्यू टैक्स रिजाइम ले सकते हैं, लेकिन आपको अलाउंसेस और डिडक्शन लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम ही लेना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही रिटर्न भरेंगे, तो अपन इसको नो पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयर को पहले ही बता दिया होगा आप कौन सी टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं, ओल्ड या न्यू। अगर आपने न्यू भी ऑप्ट करी है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जहां पर जो भी चेंज होगा वो हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ में। इसके बाद में अपन नीचे आएंगे, नीचे आपके सामने बैंक डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने बैंक ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना बैंक दिख जाएगा। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आप सिंपली ऐड अनदर करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेना है, नॉमिनेट फॉर रिफंड, यानी अगर आपका रिफंड है बनता तो आपका इस अकाउंट में आ जाएगा। इसको आपको कर लेना है नीचे आके कंफर्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। अब आपके सामने ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये इनेबल हो गया है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब अपन क्लिक कर लेते हैं इस सेकंड वाले ऑप्शन पे, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इनकम फ्रॉम सैलरी का ऑप्शन आ गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल आ गई है। क्या लिखा हुआ है, वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16। फॉर्म 16 से इन्होंने ये जो डिटेल है यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके फॉर्म 16 में जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आपको मैन्युअली फिल कर देनी है। कैसे करेंगे वो अपन देखते जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक फॉर्म 16 ओपन कर लिया है, सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में सैलरी मिल जाएगी 509233। यहाँ पर अपन डाल देंगे 509233। उसके बाद में परक्यूजिट्स 17 सब सेक्शन 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 11413, तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं 11413। इसके बाद में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यहाँ पर देख सकते हैं 17 सब सेक्शन 3 में 0 कुछ भी नहीं है, तो अपन यहाँ पर 0 डाल देंगे। ये हो गए 3 पॉइंट। अगर आपकी यहाँ पर प्री फिल डिटेल आती है और आपके फॉर्म 16 से मिसमैच करती है तो आपको फॉर्म 16 में जो डिटेल है वो यहाँ पर डालनी है, इसको चेंज कर देना है। पेंशनर की जो इनकम होती है दोस्तों, पेंशन से जिसकी इनकम होती है वो भी सैलरी के अंदर ही आती है। अगर आपकी सैलरी की भी इनकम है और पेंशन की भी इनकम है तो आप दोनों को ऐड करके यहाँ पर दिखा देंगे। और आपकी अगर सिर्फ पेंशन की इनकम है तो आप इस सेक्शन में डालेंगे, यहाँ पर आपको पेंशन की इनकम भी लिखनी है अगर आपकी खुद की पेंशन आती है तो। जो डिटेल आपके फॉर्म 16 में नहीं दी हुई है तो यहाँ पर आप उसमें 0 डाल देंगे, जैसा कि अपन ने यहाँ पर 0 डाल दिया है। फॉर्म 16 में भी ये 0 गिवन है। कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो फॉर्म 16 में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो यहाँ पर आपको सिंपली 0 डाल देने हैं। अब इसके बाद में आता है नीचे लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेज। एग्जेम्प्ट अलाउंसेज आपको ऐड करने हैं। अपने फॉर्म 16 में देख देते हैं लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेज, यहाँ पर कोई है अलाउंसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउंसेज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 5402, आपको यहाँ पर ये डिटेल दे रखी है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इधर आपको जो नेचर ऑफ अलाउंसेज है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सेक्शन 10 के अंदर सब सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। सब सेक्शन 5 है, 6 है, 7 है, 10, 10A, 10AA, 10B, 10B, 10C, 10CC, 13A, देख सकते हैं आप अलग अलग यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं। लेकिन अपना जो ये फॉर्म 16 है यहाँ पर डिटेल आपको सिंपल एक साथ दी हुई है, तो आप यहाँ से आप सिंपल एक साथ डिटेल नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि आप इसको बाइफरकेट करके डिटेल प्रोवाइड करें, तो आपको फॉर्म 16 में बाइफरकेट करके डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों बाइफरकेशन मिल गया है। बाइफरकेशन में क्या है, कन्वेंस एग्जेम्पशन है 15,000 के आसपास और HRA है 34,000 के आसपास। तो 2 डिटेल अपने पास आ गई है। अब अपन इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो पहले अपन HRA वाला ऐड कर लेते हैं। HRA वाला किसके अंदर आएगा, ये देख सकते हैं अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसके अंदर आपको HRA वाला अमाउंट डाल देना है। वो कितना है यहाँ पर देख लेंगे आप 34,615 अपन ये डिटेल डाल देंगे। एक और ऐड करना है तो अपन सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और आ गया है। इसमें आपको क्या ऐड करना है,
कन्वेंस एग्जेम्पशन जो कि है 15,787। ये किसके अंदर आएगी? ये आएगी दोस्तों सेक्शन 10-14 सब सेक्शन 1 के अंदर। अलाउंसेज जो आपको ऑफिस जाने के लिए काम आ रहे हैं, तो आप ये वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपनी अमाउंट डाल देंगे 15,787। ये अपन ने दोनों डिटेल डाल दी है। अगर आपका कोई भी अलाउंसेज ऐसा होता है तो आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिला है, अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिला है हाई कमीशन से, अगर आपको कोई परक्यूजिट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर आपको कोई ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ये आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने ये 2 ऑप्शन डाल दिए अपने फॉर्म 16 में से डिटेल कॉपी करके। ये डिटेल डालने के बाद में आपके सामने आपकी नेट सैलरी आ गई है। नेट सैलरी के बाद में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की फ्लैट। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में हैं तो आपको ये फ्लैट डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में ये दूसरा ऑप्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये देख सकते हैं आप, इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलते हैं और अपन ने स्टार्टिंग में जो डिटेल डाली थी उसके अकॉर्डिंग अपन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, तो ये अपने लिए ऑप्शन इनेबल नहीं है। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स किसके लिए होता है? कई स्टेट होते हैं जो प्रोफेशनल टैक्स भी काटते हैं। अगर आपका भी प्रोफेशनल टैक्स कटा है तो वो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं अपने फॉर्म 16 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2100 रुपये का अपना प्रोफेशनल टैक्स कटा है। तो यहाँ पर आप अपना 2100 रुपये मैंशन कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स का जो अमाउंट आपका कटा है ये भी आपको अलाउड डिडक्शन है, तो आप यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी 2100 रुपये की। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड, ये अपनी कैलकुलेट हो चुके हैं इनकम ऑटोमेटिक। आपको बस डिटेल डालनी थी अपनी फॉर्म 16 में से कॉपी करके और आप इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल आ चुकी है। उसके नीचे आपके सामने ऑप्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इधर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन इन दिस ITR। अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 में नहीं दिखा सकते, यानी कि आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आपकी एक प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ऐड डिटेल और ब्रेकअप पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम वगैरह नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपका कोई इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड ब्रेकअप पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉर्म 16 से डिटेल ऑटोमेटिक प्रीफिल आ जाएगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं होती है तो वो डिटेल यहाँ पर देना मुश्किल है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं? अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है, उस पर आपने कोई लोन ले रखा है हाउसिंग लोन, तो उस लोन पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना है उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे? यहाँ पर आपको सिंपली इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देना है। ये लोन किससे हो सकता है? लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, लोन किसी भी बैंक से हो सकता है, किसी भी हाउसिंग लोन कंपनी से हो सकता है, किसी भी आपके फ्रेंड वगैरह से कहीं से भी लोन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है उस लोन के ऊपर, तो यहाँ पर आप वो इंटरेस्ट अमाउंट लिख देंगे। ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये आपको 2 लाख रुपए तक अलाउड होता है। तो अगर आपका लोन लिया हुआ है और उस पर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो वो आप यहाँ पर इंटरेस्ट लिख देंगे। अपन यहाँ पर 50,000 रुपये इंटरेस्ट का लिख देते हैं। इधर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ इंटरेस्ट की मिलेगी और जो प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन है वो भी आपको मिलती है, लेकिन वो यहाँ पर आपको क्लेम नहीं करनी है। वो कहाँ पर क्लेम करनी है वो आपको आगे पॉइंट में बता देंगे। और ये जो नीचे ऑप्शन है एरियर वाला, अगर आपका पिछले साल का किसी का रेंट बकाया है और आपको इस साल में वो रेंट मिला है तो आपको वो अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। सिंपली जो रेंट आपका पहले का बकाया था वो आपको इस साल में रेंट मिला है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है तो इसको सिंपली 0 करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो शायद आपको समझ में आ गया होगा किस लिए आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उस पर आपने लोन ले रखा है और आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई लोन है ही नहीं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक में तो आप रह रहे हैं और आपके पास एडिशनल एक प्रॉपर्टी है
और वो आपने किराए पर दे रखी है तो आप लेट आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जो आपको किराया आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे ग्रोस रेंट में। उसके बाद में अगर आपने कोई टैक्स वगैरह पे किया है तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जो नेट अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी कैलकुलेट होके। उस नेट अमाउंट का जो 30% है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना रेंट का अमाउंट लिख देना है और टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो वो लिख देना है। उसके बाद में इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने कोई लोन ले रखा है इस दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, एक प्रॉपर्टी में तो आप रह रहे हैं और ये जो दूसरी आपने किराए पर दे रखी है, इस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो यहाँ पर जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन के ऊपर वो आपका पूरा अलाउड होगा, उसकी आपको पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके लिए कोई भी आपकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 लाख तक ही अलाउड होगा, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इंटरेस्ट पे करते हैं वो सारा आप यहाँ पर डाल सकते हैं और आपको पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। और ये वाला ऑप्शन वो सेम है, अगर आपका कोई एरियर है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। उम्मीद करते हैं अगर आपको लेट आउट वाला ऑप्शन है वो भी समझ में आ गया होगा। थर्ड ऑप्शन है डीम्ड लेट आउट। ये किस काम आता है? अगर आपकी 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 2 से ज़्यादा कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो डीम्ड लेट आउट मान ली जाती है। यानी कि अज्यूम कर लिया जाता है कि वो किराए पर दे रखी है, तो वो किराए पर दे रखी है तो उसका भी आपको यहाँ पर तो उसी तरीके से आपको सेम रेंट वगैरह की डिटेल डालनी पड़ती है। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट अलाउड होता है वो सेम उसी केस में है, जितना आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो पूरा आपको अलाउड हो जाएगा। तो अभी अपन कर देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको क्या करना है, अपना जो इंटरेस्ट है वो डाल देंगे अपन 50,000 रुपये, और ये अपना कोई अमाउंट है नहीं तो इसको सिंपली 0 करके अपन ऐड कर देंगे। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला भी टैब कंप्लीट। इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया। उसके बाद में ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज की आपको डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। सिंपली आप क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है ये क्वेश्चंस टाइप में आपके पास आ गए हैं, यस नो के आपको आंसर देने हैं। नीचे आएंगे तो आप लास्ट में देख सकते हैं स्किप द क्वेश्चन का ऑप्शन है। अगर आप इसको स्किप करके सिंपल टेबल के फॉर्म में डिटेल डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जो है वो बोरिंग और बेकार काम होता है। यहाँ पर आप करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है डू यू हैव इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो इंटरेस्ट इनकम आपके पास तो जरूर आएगी। अगर आप उसमें 0 बैलेंस मेंटेन करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज इंडिया में जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं उन सब में इंटरेस्ट मिलता है। तो आप यहाँ पर यस करेंगे और जितना भी आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आप डाल देंगे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट का। तो ये आपको डिटेल कहाँ से लानी है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से, तो आपको वो एंट्री देखनी है और जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है सबका इंटरेस्ट अमाउंट आपको टोटल करके यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद में अगला ऑप्शन है डू यू हैव इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपके पास एफडी वगैरह है, पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई डिपॉजिट वगैरह है, अगर यहाँ पर आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है तो उसकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। अगर आपकी कोई भी एफडी वगैरह कोई भी डिपॉजिट नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, अगर है तो यस करेंगे और वो अमाउंट आपको डाल देनी है। क्या अमाउंट डालनी है, इसमें आपको इंटरेस्ट इनकम डालनी है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट इनकम डालनी थी सेविंग अकाउंट की, यहाँ पर आपको एफडी वगैरह की डिटेल डालनी है। ये हो गया सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। अब आता है डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। अगर आपको किसी फैमिली मेंबर की पेंशन आती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप इसको नो पड़ा रहने देंगे। अगर आपकी खुद की पेंशन आती है तो उसके लिए आपको इनकम फ्रॉम सैलरी वाले ऑप्शन में बता दिया था। यहाँ पर आपको फैमिली की पेंशन आती है यानी किसी फैमिली मेंबर की पेंशन आपके अकाउंट में आती है तो आपको वो डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। अगर आती है तो यस करेंगे और यहाँ पर आप डिटेल डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज अपने पास 50,000 रुपये पेंशन आती है तो अपन 50,000 रुपये डाल देंगे। अब इसमें से जो एलिजिबल डिडक्शन है वो देख सकते हैं आप 15,000 की डिडक्शन अलाउड है। 15,000 कितना होता है, इसका 30% डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 60,000 रुपये डालते हैं तो भी आपको ये जो डिडक्शन है वो 15,000 ही अलाउड है। मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड होती है वो है 15,000 और जो मिनिमम अलाउड होती है वो होती है 30% ऑफ फैमिली पेंशन। अगर आप यहाँ पर 20,000 डालेंगे तो इसका 30% कैलकुलेट होकर अलाउ हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर डाल देते हैं 50,000 रुपये अपनी फैमिली पेंशन। आपको 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका फैमिली पेंशन का पॉइंट कंप्लीट।
इसके बाद में आपका ऑप्शन आता है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपको इनकम टैक्स की तरफ से रिफंड आया है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। और एनी अदर कोई भी आपकी इनकम है, अदर सोर्सेज में कोई भी अदर सोर्सेज है तो आप यहाँ पर यस करके डाल देंगे और आपको रीज़न डालना है किस रीज़न से वो इनकम आ रही है। नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। और लास्ट में जो एक नया ऑप्शन आ गया है, डू यू हैव एनी डिविडेंड इनकम। अब से जो इंडिया में है वो डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल होने लग गई है, तो डिविडेंड इनकम भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। डिविडेंड इनकम की डिटेल कैसे देनी है, आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर वाइज आपको डिटेल देनी है। अगर आपकी 15 जून तक कोई इनकम है तो आपको यहाँ पर डालनी है। 16 जून से 15 सितंबर तक की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। ये किस लिए डालना है, ये आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो आपको बैंक स्टेटमेंट में देखना है, जिस डेट पर आया है तो उस कॉलम के आगे आपको अपना अमाउंट डाल देना है। वो डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी कोई गड़बड़ है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है ही नहीं तो आप इसको सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन हो गया, जिसमें अपन ने डिटेल डाल दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने फैमिली पेंशन डाली थी 50,000 रुपये और यहीं पे आपको 15,000 रुपये डिडक्शन मिल गई, जो कि टैक्सेबल इनकम हो गई, वो हो गई यहाँ से 35,000। और टोटल जो ग्रोस टोटल इनकम हो गई है वो अपनी तीनों हेड की मिलाकर हो गई है 4,03,000 रुपये। ये हो गई सारी डिटेल इनकम की। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जेम्प्ट इनकम आती है, एग्जेम्प्ट इनकम मतलब वो इनकम जो आपकी टैक्सेबल तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दिखानी ज़रूरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम जो होती है वो कई केसेस में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी हो जाती है। किसी किसी केसेस में 1 करोड़ रुपए तक हो जाती है। तो आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन दिखता है 1 करोड़ रुपए का और आपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो रिपोर्ट करा नहीं, तो फ्यूचर में आपके पास नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर आपकी वो इनकम 1 करोड़ रुपए आपको कहीं से मिल रही है एग्जेम्प्ट तरीके से, तो आपको अच्छा रहता है वो यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में सेफ रहें किसी भी नोटिस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली आपको क्या करना है, ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने नेचर आ जाएगा किस तरीके की आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और 5,000 तक ही आप डाल सकते हैं। 5,000 से ऊपर है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद में एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कोई डिजास्टर के लिए आपको कंपनसेशन मिला है तो आपने न्यूज़ में सुना होगा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया जाता है कुछ अमाउंट का, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके डाल देना है अगर आपको ऐसा कोई रिलीफ मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मैच्योर होती है तो उसका अमाउंट आपको मिला है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको मिला है, कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको मिला है, सुपर एन्युएशन फंड आपको मिला है, कोई भी इनमें से फंड वगैरह आपको मिला है तो आप यहाँ पर डाल के उसका अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली है या फिर आपको अलाउंसेस MP MLA MLC वाले मिले हैं या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिला है या फिर पेंशन रिसीव्ड बाय विनर ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सच कोई ये जो बड़े अवार्ड होते हैं इनके रूप में आपको अगर कोई पेंशन वगैरह मिलती है तो आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलती है तो वो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर की अगर ड्यूटी पे डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को कुछ अमाउंट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट इनकम में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से भी आपको अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एनी अदर ऑप्शन पे करके अपनी अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको कर देना है सिंपली ऐड पर क्लिक। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया, ग्रोस टोटल इनकम आपकी आ गई है। अब आपको कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। अब देख सकते हैं आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रोस टोटल इनकम हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शंस का। अब आपको डिडक्शंस की डिटेल डालनी है तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अगर आप न्यूज़ रिजाइम में हैं तो आपके सामने ये डिडक्शन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको घबराना नहीं है कि आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपने न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। ओल्ड रिजाइम के अंदर ही ये डिडक्शंस मिलेगी। तो आप डिडक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपके सामने सिंपल
क्वेश्चन आ गए हैं यस नो के आंसर वाले, और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर वो भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा स्किप द क्वेश्चन करने का। अगर आपको क्वेश्चन के तरीके से नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको क्वेश्चन के तरीके से ही भरेंगे। सबसे पहले आ जाता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई एलिजिबल सोर्स में डोनेशन किया है तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा काफ़ी सारे रिलीफ फंड होते हैं, तो अगर आप उसमें डोनेशन करते हैं तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। अभी रिसेंटली एक नया फंड लॉन्च किया गया था पीएम केयर्स फंड। अगर आपने पिछले साल में उस फंड के अंदर पीएम केयर फंड के अंदर आपने डोनेशन करी थी तो आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने कोई डोनेशन करी है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। वो जो डोनेशन की डिटेल है वो आपको शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G में डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कुछ भी अमाउंट नहीं डालना है, आपको सिंपली यस नो में आंसर दे देना है। इसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन करी है तो आप यहाँ पर सिंपली यस कर देंगे। नहीं करी है कोई डोनेशन तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने डोनेशन करी है तो सेम उसकी डिटेल आपको सेक्शन 80GGA के शेड्यूल में देनी पड़ेगी। इसके बाद में आपके पास ऑप्शन आता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। 80GG क्या है दोस्तों? अगर आपका खुद का घर नहीं है और ना ही आपको कंपनी की तरफ से HRA मिलता है और आप रेंट की प्रॉपर्टी में रहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाती है आपके रेंट अमाउंट की। तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यस करेंगे और आपका जो रेंट अमाउंट है वो यहाँ पर आप डाल देंगे ताकि आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसकी डिटेल आपको यहीं पर ही डाल देनी है, और जो अभी अपन ने ऊपर पॉइंट देखे थे उनकी यहाँ पर आपको डिटेल नहीं डालनी है। वो जो डिटेल है वो आगे शेड्यूल में डाली जाएगी। वो कैसे डालेंगे वो भी आपको बता देंगे। अगर यहाँ पर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना रेंट का अमाउंट डाल देंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 80C की। आपको इस सेक्शन के बारे में पता करना है तो आप इस पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। बाकी क्या होता है इसमें आपको बता देते हैं। 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है दोस्तों वो होती है 1.5 लाख रुपए की। अगर आप एलिजिबल हैं और 1.5 लाख रुपए तक आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे उतना अमाउंट। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, किन किन कैटेगरी में किया है वो कैटेगरी आपको अभी बता देते हैं, तो आपको वो सारा अमाउंट ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। कौन कौन सी कैटेगरी आती है दोस्तों? इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, अगर आपने LIC का प्रीमियम पे किया है, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट था उसका आपने डिडक्शन तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद में आपके कोई चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस वगैरह आपने पे करी है साल भर में तो आप वो अमाउंट भी ऐड कर देंगे, या फिर आपने PPF में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उस अमाउंट को भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अगर आपने 5 साल से बड़ी FD होती है, वो किस लिए होती है? टैक्स सेवर के रूप में होती है। अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आप अमाउंट ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है अमाउंट को। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। फिर आता है सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2। ये क्या सेक्शन है? अगर आपको इसके बारे में भी पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आपको बेसिक में बता देते हैं। इस सेक्शन के अंडर जो दोस्तों जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 50,000 रुपए की मिलेगी। किस लिए मिलेगी? अगर आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अमाउंट पे किया है। कौन कौन सी हो सकती है स्कीम? NPS स्कीम हो सकती है, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर अटल पेंशन योजना हो सकती है। इन दोनों में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी। जितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर आपको सिंपली उतना अमाउंट लिख देना है। उसके बाद में ऑप्शन आता है दोस्तों सेक्शन 80D का। ये किस लिए है? अगर आपने खुद के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए या अपने डिपेंडेंट पेरेंट के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आपको यहाँ पर सिंपली यस कर देना है, और आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको बताना है। यहाँ पर नहीं, शेड्यूल 80D में उसकी भी मैक्सिमम कोई लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर अंदर आपने जो प्रीमियम पे किया है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली यस कर देना है अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो। और उसके बाद में आपको अगला सेक्शन मिल जाता है 80E का। अगर आपने लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए, चाहे खुद के लिए लिया हो या अपने स्पाउस के लिए लिया हो या अपने बच्चों के लिए लिया हो, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80E के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, और आपने जो एजुकेशन लोन लिया है उसके ऊपर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहाँ डाल देना है। वो आपको कैसे पता चलेगा?
वो आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आपको इंटरेस्ट अमाउंट लिखकर डाल देना है। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। जो अभी तक ऊपर मेंशन नहीं हुई है उसके अलावा भी कोई एलिजिबल डिडक्शन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपके सामने नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें से जो भी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं उस पर टिक करिए, उसके अगेंस्ट अपना अमाउंट डाल दीजिए। जो भी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं उस पर ही टिक करना है, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं सिंपली। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये हैं पेंशन फंड के रिलेटेड। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप डाल सकते हैं। ऊपर ऑलरेडी एक पेंशन फंड का ऑप्शन आ चुका है। बाकी आपको इन सेक्शन के बारे में डिटेल जाननी है तो आप सिंपली इस सेक्शन का नंबर लिखकर आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर भी डिटेल देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब अगला सेक्शन जो है वो है 80DD। 80DD में क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप किसी डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के ऊपर मेंटेनेंस पे जो आपने मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर किया है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए कोई भी डिसेबल पर्सन, तो उसके ऊपर आपने जो भी एक्सपेंस किया है मेंटेनेंस के उसके रख रखाव के लिए तो आपको यहाँ पर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर आता है सेक्शन 80DDB। ये किस लिए है दोस्तों, स्पेसिफाइड डिजीज़ का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। स्पेसिफाइड डिजीज़ की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप सिंपली इसको गूगल कर सकते हैं। अगर उस लिस्ट में से कोई भी डिजीज़ के लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंस किया है तो उस अमाउंट की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, वो आप अमाउंट यहाँ पर सिंपली डाल देंगे। अब बात आती है सेक्शन 80EE की। ये क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये सेम सेक्शन है जो आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखा था, वहाँ पर आपने 2 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन ली थी। तो क्या यहाँ पर आप उसके एडिशनल अमाउंट ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, इस कैटेगरी के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ही आप इसके अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। वो क्या कंडीशन हो सकती है दोस्तों, पहली जो कंडीशन है हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख से कम ही होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख से कम होना चाहिए। एंड जो तीसरी कंडीशन है वो जो लोन है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। अपन ने जो पहले देखा था उस केस में वो लोन किसी से भी हो सकता है। और जो तीसरी कंडीशन है वो जो है लोन है जो सैंक्शन जो है वो 2016-17 के बीच में हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में ही वो लोन सैंक्शन हुआ होगा, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80EE के अंदर। एंड जिस दिन आप लोन ले रहे हैं उस दिन पर आपके पास ये एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये चारों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। और जो डिडक्शन मिलेगी वो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की ही मिलेगी। अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको दोनों की डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। 2 लाख वहाँ, 50,000 यहाँ, तो टोटल आपका बेनिफिट 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 80EEA। ये भी सेम इसी प्रकार का पॉइंट है। अगर आपके पास काफ़ी सारी कंडीशन है वो आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं अपन एक एक करके। इसके अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी दोस्तों वो है 1.5 लाख की, यानी 1.5 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंडर, जो कि है 80EEA। और आप सेक्शन 80EEA वाली सारी कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली डिडक्शन है वो भी मिलेगी और ये भी मिलेगी, वो 2 लाख रुपए तक की और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक की। अगर आप इस केस की सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 3.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसकी क्या क्या कंडीशन है, इसकी जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन है दोस्तों, जो आपकी लोन सैंक्शन की डेट है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद की होनी चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है दोस्तों वो है प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो है जो 45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एंड अगर आपने सेक्शन 80EE में डिडक्शन ले ली है तो आप 80EEA में एलिजिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। एंड जो मेन कंडीशन है इन दोनों सेक्शन की, वो जो आपका लोन अमाउंट है और जो आपका लोन है वो कहाँ से होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आते हैं, बैंक आ जाते हैं या फिर हाउसिंग लोन की कंपनियां आ जाती हैं जो आपको
लोन प्रोवाइड करती है। इस केस में आप किसी भी थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन 24 था, अगर आपने वहाँ पर डिडक्शन ली है, वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी भी पार्टी से लोन हो सकता है। वो लोन आप चाहे किसी अपने फ्रेंड से लें या अपने किसी रिलेटिव से लें, वहाँ पर आपको उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो लोन है वो कंपलसरी होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही। अब आता है इसके बाद में सेक्शन 80 EEB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए लोन लेते हैं तो आपको उस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता है उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली टिक करके वो अमाउंट इंटरेस्ट का डाल सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो है 80 GGC का। ये है सिंपली डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन किया है तो आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन आता है 80 TTA। 80 TTA किस लिए है दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, यानी कि सीनियर सिटीजन को इसमें कवर नहीं किया है। सीनियर सिटीजन के अलावा अगर आपकी एज 60 ईयर तक है तो आपको 80 TTA में डिडक्शन मिलेगी। किस चीज़ की डिडक्शन मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? अप टू 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपका 10,000 से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको 10,000 तक की ही इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, उसके ऊपर के अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हो गया 80 TTA। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो केस है वो है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, उनके लिए ये सेक्शन होता है, उसके लिए ये वाला सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग और इंटरेस्ट ऑन FD। उनकी जो है सेविंग और FD दोनों को इंक्लूड करके 50,000 रुपये तक की उनको डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही है और सिंपली सेविंग अकाउंट की बात हो रही है और 10,000 रुपये तक की बात है। इस केस में सेविंग अकाउंट प्लस FD सारी आपकी डिपॉजिट्स और 50,000 रुपये तक की लिमिट है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है 80U का। 80U किस लिए है दोस्तों? 80U जो होता है वो होता है स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ये हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है। अगर आप एक डिसेबल्ड पर्सन है तो आपको फ्लैट 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो सीवियर कंडीशन में है तो आपको जो फ्लैट 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना या कोई आपने एक्सपेंडिचर करना कुछ भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर फ्लैट अमाउंट डाल देना है अगर आपकी सीवियर डिसेबिलिटी है तो। अगर आपकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आप 75,000 डाल देंगे। ये सारी डिटेल डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने डिडक्शन की डिटेल डाल दी है। डिडक्शन की डिटेल डालने के बाद में जहाँ जहाँ पर आपको डिटेल शेड्यूल में डालनी थी वो आपके सामने शेड्यूल आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी शेड्यूल के अंदर जाके। जैसा कि अपन देख सकते हैं सेक्शन 80D वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, इस शेड्यूल को आप ओपन कर लेंगे। अब देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप यस करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। नो करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने सेल्फ वाला ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डाल देना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आपने कोई पैसा खर्च किया है तो आप वो यहाँ पर डाल देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का आपने अगर कोई प्रीमियम पे किया है तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। टोटल जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो अमाउंट है ये मैक्सिमम इनकी लिमिट होती है, तो आपका जो भी अमाउंट है वो आप एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। एक्चुअल अमाउंट डालने के बाद में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है 5,000, तो यहाँ पर अपन इसमें 9,000 डाल देते हैं। 9,000 डालने से आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है एरर, जो कि आपको लिखा हुआ आ रहा है 5,000 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, तो आपको यहाँ पर 5,000 ही डालना पड़ेगा। अगर आपने ये पैसा एक्सपेंडिचर किया है तो ही आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने ये पैसा एक्सपेंडिचर नहीं किया, अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा खर्च नहीं किया है तो आप यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस पे भी 25,000 रुपये की लिमिट होती है, तो आप यहाँ पर 25,000 रुपये डाल सकते हैं। अगर आप इसमें 30,000 डालते हैं
तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो है वो 25,000 की ही आपको अलाउड होएगी। ऐसा करके आपने अपनी सेल्फ एंड फैमिली की डिटेल डाल दी। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25,000 ही अलाउड होता है। इसके बाद में आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा पेरेंट्स का, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। तो है पेरेंट सीनियर सिटीजन, तो आप यस कर देंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप नो करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होएगा। यहाँ पर भी आप 25,000 रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। अपन ने ये 50,000 रुपये डाल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर 50,000। अगर आप यहाँ पर 5,000 और डाल देते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये मैक्सिमम जो है वो अमाउंट 50,000 ही रहेगा। और अगर पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 25,000 की मिलेगी। और अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर यस कर लेंगे और आपका जो डिडक्शन है मैक्सिमम 50,000 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर आप डाल सकते हैं अब अपनी डिटेल 50,000 आप डाल सकते हैं। 50,000 डालने के बाद आप देख सकते हैं इधर 50,000 आ चुका है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको 25,000 मिलेगा, और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपके पेरेंट्स की भी 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपकी जो डिडक्शन है वो 50,000 हो जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन होंगे ही, तो उनकी भी जो डिडक्शन है वो भी 50,000 हो जाती है। तो आप इसमें मैक्सिमम जो है वो डिडक्शन 1,00,000 रुपए तक की ले सकते हैं। ये हो गए सारे ऑप्शन कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 80D में किस हिसाब से डिडक्शन मिलेगी। आपको क्या करना है, आपने जितना भी अगर प्रीमियम वगैरह पे किया है तो आपको वो अमाउंट आपको यहाँ पर सामने फ्लैट लिख देना है। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो काम है वो सारा सिस्टम का है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको अलाउ कर देगा जितनी भी आपकी मैक्सिमम डिडक्शन बनती है। तो इसी प्रकार से आप अपने सारे शेड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। 80G का भी शेड्यूल कर लेंगे, 80D अपन ने कर ही लिया, ये शेड्यूल भी आप अपने आप कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, जो डिटेल आपसे पूछी जा रही है आपको वो डिटेल डाल देनी है। इसी प्रकार आप अपने सारे शेड्यूल की डिटेल डाल देंगे। अगर कोई शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपली आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी टोटल डिडक्शन लिखी हुई आ जाएगी, जितनी भी आपने डिडक्शन क्लेम करी है। सारी डिडक्शन की आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई भी एलिजिबल अमाउंट होगा डिडक्शन का तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल डालने के बाद में शो हो जाएगा, और उसके बाद में आपको कर देना है कन्फर्म पे क्लिक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ गया है टैक्स पेड वाला नया ऑप्शन। इसमें क्या है, आपको टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है तो वो डिटेल आपको इधर देनी पड़ेगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बोल रहा है व्यू फॉर्म 26AS। सिंपली आपके पास लिंक है, आप इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म 26AS देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्म 26AS में देखना है आपके पास जितनी भी TDS की डिटेल शो हो रही है, आपका जहाँ जहाँ से टैक्स कटा है वो सारी डिटेल आपको फॉर्म 26AS में शो होगी। अगर किसी पर्सन ने आपका TDS काटा है और आपके फॉर्म 26AS में शो नहीं हो रहा है तो आप उसको कॉन्टैक्ट करके अपना वो TDS वहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाएं, वो वहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्म 26AS में से सारी डिटेल उठाकर आपको यहाँ पर लानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS ऑन सैलरी। अगर आपके सैलरी पर TDS कटा है तो वो आपके फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इधर आना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना है, आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएगा। नेम ऑफ डिडक्टर वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, जो सैलरी के अंदर चार्जेबल इनकम है वो अमाउंट डालनी है और उसने कितना टैक्स काटा है वो डाल देना है। मोस्टली ये जो डिटेल है ये आपकी फॉर्म 26A से ऑटोमेटिक फैच होके प्रीफिल होके आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप ये डिटेल मैनुअली भी डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस पार्टी ने आपका टैक्स काटा है और आपको फॉर्म 26AS में शो नहीं कर रहा है और आप यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं बिना मतलब के, तो उसके लिए आपको रिफंड मिलने में बहुत इशू आ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो डिटेल डालनी है वो फॉर्म 26AS से ही डालनी है। ऐसा करके आप सारे डिटेल डाल लेंगे। TDS ऑन सैलरी है तो वो डाल देंगे, TDS ऑन अदर इनकम है तो वो डाल देंगे। यहाँ पर आप डाल देंगे TDS एज पर फॉर्म 16C। यहाँ पर आप डाल देंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये सारी डिटेल डाल देंगे। एंड लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है एडवांस टैक्स वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये वो डिटेल है अगर आपने खुद से अपना टैक्स पे किया है, ऑलरेडी कोई भी आपने टैक्स पे किया है खुद से,
सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो, भले ही आपने एडवांस टैक्स पे किया हो, तो आपको वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर आपने टैक्स पे किया है और आपने वो डिटेल यहाँ नहीं डाली तो आपको वापस से वो पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इधर वो डिटेल डाल देनी है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या फिर एडवांस टैक्स पे किया है तो वो कैसे डालेंगे, सिंपली आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। इधर आपको BSR कोड डाल देना है। अगर आपने जो टैक्स पे किया है उसका चालान है, उस पर सारी डिटेल मिल जाएगी। BSR कोड डाल देना है, चालान का सीरियल नंबर डाल देना है, जिस दिन आपने टैक्स पे किया वो डेट डालनी है और अमाउंट डाल देना है। ऐसे करके आपको ऐड कर देना है और आपका ये डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ये डिटेल आ जाने के बाद में यहाँ पर आपने जितना भी एडवांस टैक्स पे किया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और टोटल टैक्स पे में आपको यहाँ पर भी पूरी डिटेल आ जाएगी आपके फॉर्म 26A से। ये सारी ऊपर की डिटेल भरने के बाद में और एडवांस टैक्स की डिटेल डालने के बाद में, ये डिटेल डालने के बाद में आपको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे, फिर आपके सामने अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आपके सामने लास्ट ऑप्शन आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी का। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट होएगी कि इतना आपको टैक्स पे करना है या आपको कितना रिफंड मिलना है। तो ये सारे ऑप्शन करने के बाद में ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 ऑप्शन में से 4 कंप्लीट हो गए हैं, बच रहा है सिर्फ लास्ट वाला टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लैब रेट के हिसाब से इन्होंने टैक्स कैलकुलेट कर दिया है। उसके बाद में आपको हायर एजुकेशन सेस लगा दिया है 4% की रेट से। यहाँ पर आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है, तो आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा तो ही आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद में इंटरेस्ट आपका कोई बनता है सेक्शन 234 के अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा। 234B के अंदर, 234C के अंदर कोई भी इंटरेस्ट आपका बनता है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे। ये सारी डिटेल देखने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो गया है। वो कितना हुआ है, 0। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आपका वैलिडेट रिटर्न वाला पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। कंफर्म योर रिटर्न समरी। अब आ चुके हैं अपन सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पर क्या है, आपको अगर आपकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आई थी तो आपको उतना अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो है टैक्स अमाउंट 0 आया है तो अमाउंट पेबल भी 0 है। यहाँ पर आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका पेमेंट बनता है तो वहाँ पर आपको पहले पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। जिस सिस्टम से आप रिटर्न भर रहे हैं उसका यहाँ पर आपके सामने IP एड्रेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर टिक करना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है और आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। आप खुद का सेल्फ है तो आपको पैन कार्ड डाल देना है। ये देखिए पैन कार्ड डालते ही ये इसने नाम ऑटोमेटिक डिटेल फैच कर लिया। यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम डाल देना है। ये हो गई डिटेल। उसके बाद में अगर आप किसी TRP से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, TRP मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, किसी से आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो यहाँ पर वो अपनी डिटेल डाल देगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी रिटर्न प्रीव्यू फॉर्मेट में आ गई है। ITR 1 सहज आपका फॉर्म आ चुका है जो कि प्रीव्यू फॉर्मेट में है। आप इसको प्रीव्यू करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नीचे आएंगे और प्रोसीड फॉर वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो बच रहा है वो है वेरीफाई एंड सबमिट का। वेरीफाई एंड सबमिट कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। आपके सामने 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR 5। वेरीफाई वाया ITR 5 क्या है दोस्तों, इसमें आपको जो है ऑफिस में सेंड करना पड़ेगा कोरियर के थ्रू 120 दिनों के अंदर अंदर। ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको 120 दिनों के अंदर अंदर ई वेरीफाई करना पड़ेगा और ई वेरीफाई नाउ करते हैं तो आपको सबमिट करने के साथ साथ ही ई वेरीफाई भी
करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ई-वेरीफाई लेटर वाला, क्योंकि आप इसमें अभी सबमिट कर दीजिए और अभी सबमिट करने के बाद में आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर अभी OTP आने में इशू हो गया तो आपकी रिटर्न भी सबमिट नहीं हो पाएगी। तो आप पहले क्या करिए, सबमिट कर दीजिए, उसके बाद में ई-वेरीफाई करते रहेंगे बाद में, लेकिन इतना भी डिले नहीं करना, 1-2 दिन के अंदर ही ई-वेरीफाई कर देना है। और अगर आप इसको कोरियर के थ्रू सेंड करके ई-वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपके पास एड्रेस मिल जाएगा, इधर आप क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस आ जाएगा, उस एड्रेस पे आप इसको फिजिकल कॉपी सेंड कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आपके सामने OTP के थ्रू सबमिट करने का प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद में कोई भी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, सिंपली आप OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। अभी हम इसको सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो रिटर्न फाइल करी है वो थोड़ा डमी तरीके से करी है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होंगे, वो चेंजेस करने के बाद में हम रिटर्न फाइल कर देंगे। तो इतना ही था ITR 1 का प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस बार जो ये प्रोसेस है काफ़ी लंबा कर दिया है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि एकदम डिटेल में आपको इजी वे में बताया गया है वेबसाइट के ऊपर, ताकि अगर आपने कभी अपनी ITR फाइल नहीं भी करी है तो आप फर्स्ट टाइम अगर इस पोर्टल पर आते हैं तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको ये रिक्वायरमेंट है ITR फाइल करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जल्द ही आपके लिए ITR 4 का भी प्रोसेस लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।